जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लाल किला के प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया, देश को संबोधित किया है, उस संबोधन का सारांश मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। 31 पॉइंट में मैं ये पूरा सारांश प्रस्तुत करूँगा आपके सामने में, और ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो, तीनों ही जगह ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसी निश्चित तौर पे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया है कि 14 अगस्त को हमारा देश विभाजन हुआ था, पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का सृजन हुआ था। और इसी दिन जो देश में विभीषिका हुई थी, देश में जो लाखों लोग मारे गए थे विभाजन की त्रासदी के दौरान, इधर से उधर जाने के दौरान, उधर से इधर आने के दौरान, उसी विभाजन को याद करते हुए 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि लाखों लोगों की जान गई थी विभाजन के दौरान, भारत से पाकिस्तान जाने के दौरान और पाकिस्तान से इंडिया आने के दौरान। तो 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा, इसे इस स्मृति के रूप में इसे मनाया जाएगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और काफ़ी डिटेल से उन्होंने चर्चा किया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में कि किस तरह से भारत खुद का 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, और 54 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुका है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया चला रहा है, ये घोषणा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इंडिया एट 75, देश की आज़ादी के 75 वर्ष, ये अमृत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो 75 वर्ष हो गया हमारे देश के इंडिपेंडेंस का, और इसमें एक संकल्प लिया गया है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे, उस समय में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी अब सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम करने का। और इसीलिए हमने आपके साथ लगातार डिस्कस पहले भी किया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP सरकार एक परियोजना लेकर आई है। NIP पे सरकार काम कर रही है, और भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है NIP, जिसके तहत 7300 से अधिक परियोजनाओं को रेगुलेट किया जा रहा है। और इसी NIP के तहत 111 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। 111 लाख करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको इन्वेस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब हम अपने आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे 2047 तक, तब तक हम विश्व के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय करें या उसका निर्माण करें। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबका प्रयास एक नया मंत्र को जोड़ा। सबसे पहले उनका मंत्र था सबका साथ सबका विकास, उसके बाद उनका मंत्र हुआ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और एक नया वर्ड उन्होंने जोड़ा है। अब उनका जो मंत्र है वो है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास के माध्यम से ही हम आने वाले 25 वर्ष में भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा कर सकते हैं या अग्रणी राष्ट्र बना सकते हैं। स्वनिधि कार्यक्रम, इसके बारे में भी हमने चर्चा की आपके साथ कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान आया था, उसी के तहत स्वनिधि योजना लाया गया था सरकार के द्वारा। और ख़ास करके जो पटरी लगाते हैं, जो फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, फेरी वाला वगैरह है, उसके लिए ये परियोजना था कि कोरोना के समय में उसकी जो दयनीय स्थिति है, उस स्थिति को सुधार दिया जाए। और इसके तहत उसे जो है ऋण दिया जाता, जो पटरी वाले थे, जो फुटपाथ पे थे, जो ठेला वाले थे, उसको ऋण देने का काम किया गया था। स्वनिधि योजना के तहत 10,000 करोड़ की परियोजना यह थी, स्वनिधि योजना। जल जीवन मिशन 2019 में इसी लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया था कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा है 15 अगस्त 2021 को कि मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन ने सिर्फ 2 वर्ष में, यानी 2019 से लेकर के 21 में 4.5 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। अभी तक भारत में 4 ऐसे स्टेट हैं जिसमें पूरी तरह से नल से जल मिल रहा है, यानी उसके हर एक व्यक्ति को नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। 100% नल से जल उपलब्ध करवाने वाले 4 स्टेट अभी हो चुके हैं इंडिया में।
कुपोषण की समस्या, देखो कुपोषण की समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या में से एक है, नो डाउट। इसका समाधान क्या होगा, और इसी की समाधान की रूपरेखा कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तैयार किया। और इसका समाधान क्या है, सिंपल समाधान है। हमारे पास खाद्यान्न की अधिकता है, खाद्यान्न की कमी भारत के पास नहीं है। तो खाद्यान्न की अगर अधिकता है तो कुपोषण दूर किया कैसे जा सकता है। तो कुपोषण दूर करने का तरीका है, जैसे मिड डे मील अगर हम लोग देते हैं बच्चों को, तो मिड डे मील में जो चावल देते हैं उस चावल को फोर्टिफाई कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि चावल में जो है ऐसा चावल आप बनाइए, ऐसा चावल आप उपजाइए जिस चावल में मिनरल की मात्रा अधिक हो, जिस चावल में पर्याप्त आयरन की मात्रा हो, जिस चावल में पर्याप्त जिंक की मात्रा हो, जिस चावल में पर्याप्त विटामिन की मात्रा हो। तो ऐसे ही चावल के निर्माण की जो योजना है उसको कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशंस। इसी तरह से चावल के साथ जैसे हम कर सकते हैं, उसी तरह से गेहूं के साथ कर सकते हैं, दाल के साथ कर सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशंस को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसी फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम कुपोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा है। आरक्षण की नई व्यवस्था, आरक्षण की नई व्यवस्था क्या है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासी वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था किया गया। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन हाल में एक संविधान संशोधन संसद में पेश किया गया है, और उसमें यह अधिकार दिया गया है कि ओबीसी का चुनाव, कौन जाति के लोग ओबीसी में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका चुनाव राज्य सरकार करेगी। आई रिपीट, 105वां संविधान संशोधन, आई थिंक राष्ट्रपति का मोहर लग चुका है इस पर, मैं श्योर नहीं हूँ उस पर, लेकिन अगर ये राष्ट्रपति का मोहर लगेगा तो 105वां संविधान संशोधन ये बनेगा, और इसके माध्यम से ओबीसी के चुनाव करने की अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा किया है कि नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। हाल फिलहाल में मणिपुर को रेलवे मैप में शामिल किया गया है, यानी मणिपुर में रेल पहुंच चुकी है। तो इस तरह से जितने भी नॉर्थ ईस्ट की राजधानी है, हर एक राजधानी तक जो है रेल सेवा पहुंचने का काम किया जा रहा है। मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है। और देखो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हमें मजबूत करना, हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना है। हमें म्यांमार के सहारे जो हम हाईवे बना रहे हैं, IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे जो बना रहा है, भारत म्यांमार जाएगा और म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड पहुंचेगा। इस हाईवे को एक्सटेंड करके हम ले जाएंगे वियतनाम तक, और जहां तक दक्षिणी चीन सागर में हम पहुंच सकते हैं। तो चीन का जो डिस्प्यूट है, चीन पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी हमें दक्षिणी चीन सागर तक पहुंचना है, और वहां तक हम रोड का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए भी हमें ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई सारे प्रयास जो हो रहे हैं उस प्रयास की चर्चा किया। डीप ओशन मिशन, क्या होता है डीप ओशन मिशन, हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो जैसे मान लो भारत का ये क्षेत्र है, तो यहाँ से जो 200 नॉटिकल मील का भारत का जो मुख्य भूमि का क्षेत्र है, और यहाँ से लगकर 200 नॉटिकल मील का जो डिस्टेंस होगा, वहाँ की जो समुद्री संपदा है, उस समुद्री संपदा पे भारत का अधिकार होता है। ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। अब यहाँ पे जो है समुद्र डीप ओशन मिशन के माध्यम से जो समुद्र में मिनरल्स छुपा हुआ, समुद्र में जो खजाना छुपा हुआ, खनिज संपदा छुपा हुआ, थर्मल एनर्जी छुपा हुआ, उसका देश के विकास में यूज किया जाए, इसके लिए सरकार डीप ओशन मिशन लेकर आई थी। आकांक्षी जिला, देश के 110 से अधिक आकांक्षी जिला हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार आदि सी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। देश के पिछड़े हुए जिला थे 110 जिला, इस जिला को आकांक्षी जिला के रूप में तब्दील किया गया है, और उसमें जो है स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार जैसे अन्य मुद्दों को लेकर के तेजी से काम किया जा रहा है। अगर आप झारखंड के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कौन कौन सा जिला को आकांक्षी जिला के तहत शामिल किया गया है, नीति आयोग का ये कार्यक्रम है। बिहार के हैं तो बिहार का आपको पता होना चाहिए, और यूपी का है तो यूपी का आपको पता होना चाहिए कि कौन से आकांक्षी जिला आपके स्टेट में है। आकांक्षी जिला का लिस्ट आपको मिल जाएगा नीति आयोग के वेबसाइट पे। सहकारिता को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल डिस्कस किया अपने भाषण में
सहकारिता जो है भारत की ग्रास रूट इकोनॉमी का एक पार्ट है। गांधी जी ने भी सहकारिता को लेकर के चर्चा किया था। भारत के संविधान के आर्टिकल में भी सहकारिता को स्थान दिया गया है और हाल फिलहाल में सहकारिता को एक अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया सहकारिता को लेकर के। और ये सहकारिता मंत्रालय जो है, सहकारिता मिनिस्ट्री जो है, कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री जो है, ये देखेंगे देश के वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। तो निश्चित तौर पे सहकारिता एक अच्छा प्रयास है जिसका जिक्र किया गया है 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ग्रामीण भारत को लेकर के उन्होंने कई योजनाएं का डिस्कस किया। उसमें से जो मुख्य रूप है वो ये है कि गांव किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। गांव में ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ा गया है, डेटा गांव तक पहुंच रही है, इंटरनेट गांव तक पहुंच रहा है, गांव में डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहा है। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए सरकार कई सारे काम किए हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पीच जरूर आप लोग सुनना, एक बार उसको सुनना, उसके बाद हमारा वीडियो देखोगे तो आपको अधिक फायदा होगा इससे। लेकिन उनका भाषण भी निश्चित तौर पे सुनना आप लोग। उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। वोकल टू लोकल, वोकल टू लोकल मतलब क्या होता है कि लोकल उत्पाद को किस तरह से बढ़ाया जाए, लोकल उत्पाद का किस तरह से प्रचार किया जाए, लोकल उत्पाद का किस तरह से वैश्वीकरण किया जाए। मसलन मधुबनी पेंटिंग जो मधुबनी एरिया में सीमित है उसका पूरे भारत में किस तरह से प्रचार किया जाए और उसका विदेशों में किस तरह से भेजा जाए, विदेशों में किस तरह से प्रचार किया जाए, इंडिया से बाहर उसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए। इसी तरह से जर्दालू आम फेमस है भागलपुर के क्षेत्र में, जर्दालू आम का किस तरह से देश के पूरे देश में प्रचार किया जाए और जर्दालू आम को किस तरह से विदेशों में भेजा जाए। तो इसी को कहा गया वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल वस्तु का किस तरह से प्रचार किया जाए। और इसके लिए सरकार ने घोषणा किया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सरकार एक शुरुआत करने वाली है। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जैसे अमेजोन वगैरह है, उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा जो सरकार तैयार कर रही है। और ये प्लेटफॉर्म वोकल टू लोकल के लिए काम करेगी। आतंकवाद और विस्तारवाद को चुनौती, देखो दो टर्म है। एक टर्म आतंकवाद जो कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जब भी हम आतंकवाद का नाम लेते हैं पाकिस्तान हमारे सामने आता है। और दूसरा है विस्तारवाद, जब भी विस्तारवाद का हम जिक्र करते हैं तो चीन हमारे सामने आता है, क्योंकि किस तरह से चीन अपनी विस्तारवाद नीति अपना रहा है हम देख रहे हैं। इन दोनों की चुनौतियों से भारत निपटने के लिए काम कर रहा है। स्पष्ट तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संकेत दिया चीन और भारत को कि आपसे निपटने के लिए हम सक्षम हैं और आपसे निपटने के लिए हम काम कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों को संदेश दिया है कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में। बदल रहा भारत, कोरोना के समय में कई सारे कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। कोरोना के नो डाउट कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कई सारे हैं। मसलन पहला उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश आया। एफडीआई जो हमारे देश में आया रिकॉर्ड तोड़ आया। और साथ ही साथ जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे तो 610 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए। जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व 500 बिलियन डॉलर भी नहीं था, और आज के समय में हमारा फॉरेक्स रिजर्व 610 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया। तो निश्चित तौर पे भारत बदल रहा है। किसानों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे पॉइंट पे चर्चा किया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि आज देश के 70 से ज़्यादा रूटें चल रही है किसान ट्रेन की। सबसे पहला किसान ट्रेन जो चला था वो चला था बिहार के दानापुर से नासिक के देवलाली स्टेशन के बीच में। किसान ट्रेन में क्या होता है कि किसानों का जो सामान होता है, जैसे हो गया सब्जी हो गया या फल वगैरह हो गया, उसको भेजा जाता है दूसरे राज्य में और वहाँ के सामानों को यहाँ पे भेजा जाता है। यानी बिहार के सामानों को भेजा जाएगा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के सामानों को बिहार भेजा जाएगा। तो इस तरह से अभी 70 से अधिक रूट पे जो है किसान ट्रेन चल रही है देश में। स्वामित्व योजना, देश में अगर न्यायपालिका का सबसे अधिक न्यायपालिका पे बोझ है, न्यायपालिका पे दबाव है, न्यायपालिका पे केस है, तो वो सिविल मैटर को लेकर के, जमीन के मैटर को लेकर के है। लगभग 3,90,000 के आसपास मैटर पेंडिंग है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है सिविल मैटर यानी जमीन का मैटर। और उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए सरकार स्वामित्व योजना लेकर आई थी। स्वामित्व योजना के माध्यम से जो है ज़मीन का जो है डिजिटल मैपिंग करवाया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करवाया जाएगा और जिसकी ज़मीन है उसको स्वामित्व उसका प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई गांव का दबंग व्यक्ति है, गांव के किसी कमज़ोर व्यक्ति
कि ज़मीन पे अधिग्रहण कर लेगा, इस तरह का चीज़ें अब नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिटल मैपिंग होगा पूरे भारत में। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें मिलकर काम करना होगा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमें काम करना होगा। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सरकार काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सरकार का वर्तमान में सबसे अधिक ध्यान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सरकार का ध्यान क्यों है? क्योंकि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है विश्व का, और चीन से जितनी कंपनी आ रही है उस कंपनी को अगर हमें भारत में स्थान देना है, चीन की कंपनी जो निकल रही है, जो अमेरिकन कंपनी जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई हुई थी, वो इंडिया अगर आएगी तो उसके लिए दो चीज़ें करना होगा। एक तो हमें नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, और दूसरा करना होगा कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करना होगा। अब भारत का नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, ताकि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट किया जाए जो कि विश्व को सप्लाई करे। जिस तरह से चीन विश्व को सप्लाई करने का काम किया था, वैसा ही सप्लाई करने का काम अब भारत करेगा। इसके लिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करने की आवश्यकता है। 21वें नंबर पे है कि बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग दोनों के लिए ज़रूरी है कि बेवजह कानून है उसको समाप्त किया जाए। अभी तक भारत सरकार के द्वारा 1400 से अधिक जो बेकार कानून थे, जो पुराने कानून थे, उसको समाप्त किया गया। और ये बहुत ही साधारण, बहुत ही शानदार कदम है, क्योंकि कई सारे ऐसे कानून हैं जो दूसरे कानून का प्रतिकार करता है। एक कानून दूसरे कानून का प्रतिकार करता है, और बेवजह कानूनों के चक्कर में जो है देश का विकास अवरुद्ध होता है। अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाओगे, नई कंपनी खोलना चाहते हो, तो कई सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। तो उन चुनौतियों को सामना को दूर करने के लिए बेवजह कानून को समाप्त करने की कोशिश किया गया। 1400 से अधिक कानून समाप्त किए जा चुके हैं, और कई सारे कानून समाप्त करने की प्रक्रिया की और सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय संकल्प अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे मातरम 75 वंदे मातरम ट्रेन चलेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहला वंदे मातरम ट्रेन जो चला था वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था, और अब सरकार कोशिश कर रही है कि टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन चलेगा। अब देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लान है जो सरकार ने घोषणा किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल घोषणा किया था। प्रधानमंत्री गतिशील योजना, एक नेशनल मास्टर प्लान सरकार लाएगी जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा। ऑलरेडी हमारे पास NIP जैसी परियोजना है, लेकिन प्रधानमंत्री गतिशील योजना सरकार कल घोषणा किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल घोषणा किया था। और ये योजना भी आपको 100 लाख करोड़ का योजना होगा, काफ़ी बड़ी योजना है। यानी सरकार का सबसे अधिक ध्यान वर्तमान में है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एयरपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, रेल को इम्प्रूव करने के लिए, सड़क को इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार काम कर रही है, और उसी के तहत ये योजना है प्रधानमंत्री गतिशील योजना, जो सबसे बड़ी योजना कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि 2021-22 का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है सरकार का, वो है $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हमें करना है, सिर्फ गुड्स का। मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड्स और सर्विस दो चीज़ें होती है। गुड्स मतलब होता है वस्तु, सर्विस मतलब होता है सेवा। तो हमें वस्तु का जो निर्यात करना है $400 बिलियन का करना है, जो 2021-22 में यानी करेंट ईयर में करना है, और इसमें कई हद तक हम सफल होने वाले हैं। तो सरकार का ध्यान दोनों की ओर है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इस पर भी है, और सरकार का ध्यान एक्सपोर्ट सेक्टर को भी है। हाल में ही आपने देखा होगा कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को सरकार ने लॉन्च किया है। इसका जलावरण किया गया, जल में इसको उतारा गया है, और ये भारत का खुद का निर्मित किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर था। रक्षा उत्पादन में भी भारत सरकार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। भारत का अपना लड़ाकू विमान है तेजस, के बारे में हम डिस्कस करते ही हैं। अपना सबमरीन भारत बना रहा है। गगनयान योजना जो है भारत लॉन्च करने वाला है, ये भी भारत खुद से करेगा। तो रक्षा सेक्टर में भारत सरकार आत्मनिर्भर हो रही है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। स्टार्टअप योजना, देखो कोरोना के समय में काफ़ी स्टार्टअप योजना को सफल रही है, काफ़ी काम किया कोरोना के समय में स्टार्टअप योजना ने, और कई सारी स्टार्टअप योजना यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? वैसी स्टार्टअप योजना जिसका मार्केट मूल्य जो है $1 बिलियन हो, $1 बिलियन
जिसका मार्केट मूल्य हो उसे कहा गया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। $1 बिलियन मतलब होता है लगभग 7,500 करोड़, चूँकि $1 का कॉस्ट होता है लगभग 75 रुपये, तो 7,500 करोड़ रुपये जिस स्टार्टअप का मार्केट कैपिटल है, मार्केट मूल्य है, उसे कहा गया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। जैसे आपको पेटीएम ले लो, पेटीएम को आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप कह सकते हैं। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिस्कस किया है कि रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की साक्षी है कि भारत अपने यहाँ के गवर्नेंस का एक नया अध्याय लिख रहा है। देखो ये पॉइंट जैसे है कि एक बार मैं क्या हुआ कि चेक बनाने के लिए गया था, डीडी बनाने के लिए, सॉरी डीडी बनाने के लिए मैं गया, और डीडी बनाने के लिए मुझसे ₹1 की डिमांड कर रहा था। मेरे पास ₹1 नहीं था और मेरे पास ₹2 था। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, ₹2 रख लो, आप मुझे डीडी दे दो, मुझे ₹1 की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मार्केट से जाओ, आप बाहर जाओ, बाहर से चेंज करवा के मुझे सिर्फ ₹1 चाहिए, मुझे ₹2 नहीं चाहिए। तो ये सब क्या होता है कि इस तरह का जो चीज़ें होती है, क्या होता है कि इसको आपके टाइम को डिले करता है, आपके डेवलपमेंट को डिले करता है। जिससे मैंने सुना था कि हिमाचल प्रदेश में एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में एक दिन का पुस्तक का जो कॉस्ट है, अगर लाइब्रेरी से बुक ले जाते हैं तो वो 10 पैसे है, जो अभी भी चल रहा। अब सोचो एक व्यक्ति मान लेते हैं लाइब्रेरी से 5-6 दिन के लिए मान लेते हैं किताब लेकर गया, और 6 दिन के बाद उसका कीमत होता है लगभग 60 पैसे। अब वो 60 पैसे एग्जैक्टली बोले लाइब्रेरी के जो ऑनर हैं, वो बोले कि मुझे 60 पैसे चाहिए, तो कहाँ से व्यक्ति 60 पैसे देगा, क्योंकि 60 पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह के आप जो निर्णय आपके यहाँ जो चल रहा है, इस तरह का कानून चल रहा है, उसका समीक्षा कीजिए और उसको समीक्षा करके उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। यही इस पॉइंट में कहा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। नई शिक्षा नीति के तहत कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपनी मातृभाषा में एजुकेशन लेना है। जैसे आप इंजीनियरिंग जो है अब हिंदी में भी कर सकते हैं, या अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तमिल वगैरह में भी कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविज़न किया गया। अब देखो हमारे क्या होता है कि अंग्रेजियों को आप स्टेटस से जोड़ कर देखते हैं। जो अंग्रेजी जानता है या अंग्रेजी बोलना जानता है, वो आपको लगता है कि हाईली स्टेटस का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चीन में अंग्रेजी बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या फ्रांस में अंग्रेजी बोला जाता है? तो उस हद तक नहीं बोला जाता। फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं लोग, स्पेन में स्पेनिश लोग बोलेंगे। तो हर जगह अपने यहाँ का जो मातृ लैंग्वेज है उसका सम्मान किया जाता है। जापान में आपको जापानीज लोग बोलेंगे, नॉर्थ कोरिया या दक्षिण कोरिया का वहाँ का अपना लैंग्वेज है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हम अपने रीजनल लैंग्वेज को पावरफुल बनाते हैं? तो इसी को लेकर के नई शिक्षा नीति में प्रोविज़न किया गया है, और यहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी बात का डिस्कस यहाँ पे किया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है कल के प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण का, कि हम जब आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे 2047 में, तो उससे पहले हम एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी भारत के सबसे फॉरेस्ट रिजर्व जो खर्च होता है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का जो खर्च होता है वो होता है तेल पे, वो होता है गैस पे, वो एनर्जी सेक्टर पे होता है। क्योंकि हम तेल मंगाते हैं विदेशों से, हम ऑयल मंगाते हैं, हम सीएनजी वगैरह मंगाते हैं, इसके बाद नेचुरल गैस जो हम लोग यूज करते हैं सिलेंडर वगैरह उसका मंगाते हैं। तो सारे के सारे एनर्जी सेक्टर पे हमें स्वावलंबन होना है 2047 तक। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल घोषणा किया। और इसको जो है ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पायदान है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। नेशनल हाइड्रोजन मिशन की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया। इसको लेकर के सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन नेशनल हाइड्रोजन मिशन या ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश में, अगर हमें एनर्जी के सेक्टर में डिपेंडेंट होना है या सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि 2047 में जो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर जरूर जिक्र करेंगे कि भारत की आज़ादी के 100 वर्ष के बाद जो भारत ने हासिल किया है, उस हासिल करने में आज का जो हम प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या आज जो मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 2047 तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी तरह से, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे पूरी तरह से एनर्जी सेक्टर में, या जो प्राइम मिनिस्टर गतिशील योजना की जो डिस्कस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, या अन्य योजनाओं के जो उन्होंने जिक्र किया, कि 2047 तक जो भी प्राइम मिनिस्टर हो
वो इस बात का ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आज जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसका आने वाले 25 वर्ष में उसका व्यापक असर पूरे भारत में दिखेगा, पूरे विश्व को दिखेगा, भारत विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा रहेगा। तो निश्चित तौर पे कल का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण रहा, 15 अगस्त 2021 का जो उनका भाषण रहा है, वो भारत की दिशा और दशा को तय करने का कोशिश करेगा। आगामी 25 वर्षों का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25 वर्षों का ध्येय लेते हुए 2047 तक किस तरह से भारत को काम करना चाहिए, इसकी एक रूपरेखा कल तैयार किया है, यह रूपरेखा बताने की कोशिश किया है। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भाषण हुआ है, लाल किला के प्राचीर से जो उनका वक्तव्य रहा है, उनका जो भाषण रहा, उसके सारांश को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट योजना है, इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को आपके सामने मैं रखूं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।